तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्किंग कैपिटल के सारे सम ऑलमोस्ट सम हमने कर लिए थे। ओके, अब एक न्यू टाइप के सम की बात करते हैं। तो अभी तक जितने भी सम हमने देखे उसमें सीन क्या था, वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के सम थे। सारे के सारे सम कौन से थे? एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस का मीनिंग क्या था? कि ऐसा बिजनेस जो चल रहा है, मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और हम सेकेंड ईयर से लेके हम वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। ओके, तो जब कंपनी की नई शुरुआत होती है तब का वर्किंग कैपिटल में थोड़ा चेंज हो जाता है और सेकेंड ईयर से थोड़ा चेंज हो जाता है। वो थोड़ा चेंज किया है वो समझते हैं। पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस का हम कंपोनेंट समझते हैं एक एक करके। अजम्पशन लो कि आपको है ना, 1 साल के अंदर यूनिट सोल्ड करने हैं 10,000 यूनिट्स। ये आपने ले लेते हैं 10,000 यूनिट। आपने डिसीजन लिया कि मुझे 1 लाख यूनिट एक बिजनेस के अंदर सोल्ड करने हैं, ठीक है। अब यूनिट प्रोसेसिंग का मेथड क्या होता है, पहले तो अपने वो समझते हैं। सबसे पहले होगा हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब जब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये रॉ मटेरियल हमारा जाएगा स्टोर्स में। जब रॉ मटेरियल स्टोर्स में जाएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? वो नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री में आएगा हमारी। तो फैक्ट्री, उसके बाद फैक्ट्री में वो फिनिश गुड्स बन जाएगा और वो फिनिश गुड्स बनने के बाद मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के सारे अपने चीज लग जाएगी। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे वेयर हाउस में और कुछ दिन वेयर हाउस में हमारे पड़ा रहेगा वो गुड्स, ठीक है। और उसके बाद वो यूनिट सोल्ड होगा, राइट। डन। तो ये मोर और लेस इतनी प्रोसेस 4 स्टेप की 5 स्टेप की ये हमारी प्रोसेस होती है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से लेके यूनिट सोल्ड तक की, ठीक है। डन। अब एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैंने तय किया है मुझे 1 लाख यूनिट सोल्ड करने हैं। 1 लाख यूनिट्स हमें सोल्ड करने हैं। तो अब 1 लाख यूनिट सोल्ड करने के लिए मेरे वेयर हाउस में कितने यूनिट होने चाहिए? तो वेयर हाउस में दो तरीके के यूनिट्स होंगे। एक तो जितने हमें यूनिट सोल्ड करने हैं उसके अलावा ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो हम अजम्पशन ले लेते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर राइट नाउ ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, also WIP opening and closing, both are equal। ये दोनों हमारे इक्वल इक्वल क्वांटिटी में पड़े हैं, मतलब कि WIP का जितना ओपनिंग का है WIP उतना क्लोजिंग का है। रॉ मटेरियल भी हमारा ओपनिंग में जितना है उतना क्लोजिंग में है, WIP भी जितना ओपनिंग में है उतना क्लोजिंग में है, और फिनिश गुड्स भी जितना ओपनिंग में है उतना क्लोजिंग में है। तो वेयर हाउस में कितने टाइप के गुड्स होंगे? तो वेयर हाउस के अंदर टोटल 3 टाइप के गुड्स होंगे। एक तो हमें जो यूनिट सोल्ड करने हैं वो गुड्स होंगे। उसके बाद यूनिट सोल्ड करने के लिए हमने प्रोडक्शन कुछ किया होगा, उसके लिए हमारे कुछ गुड्स बच भी गए होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और उसके अलावा लास्ट ईयर के कुछ गुड्स बचे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ये 3 टाइप के गुड्स हमारे वेयर हाउस के अंदर होते हैं। अब वेयर हाउस के अंदर 3 टाइप के गुड्स होते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हमने क्या माना है? ओपनिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो 3 टाइप के गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अजम्पशन लेते ओपनिंग फिनिश गुड्स है 1000 यूनिट के और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी है हमारे 1000 यूनिट के, राइट। अब मुझे अपना ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पता चल गया। वैसे ही हमारे फैक्ट्री के अंदर भी 3 टाइप के गुड्स रहेंगे। एक तो ओपनिंग WIP,
बाद में प्रोडक्शन हम जितना करेंगे यूनिट्स का वो प्रोडक्शन नहीं, जितने हमें यूनिट सोल्ड करने हैं वो, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और यूनिट सोल्ड, और ये दोनों का टोटल कितना होगा प्रोडक्शन के हिसाब से, इतना टोटल होगा हमारा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी फैक्ट्री के अंदर कितना है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है हमारा 500 यूनिट का, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी है हमारा 500 यूनिट का। डन। अब रॉ मटेरियल की बात कर लेते, तो हमने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया होगा उसमें कितने टाइप के, हमारा जो स्टोर्स है उसके अंदर कितने टाइप का रॉ मटेरियल होगा। एक तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा। बाद में दूसरा क्या होगा, रॉ मटेरियल का परचेस किया होगा वो होगा। एंड देन लास्ट में होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो मान लेते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल है 15,000 केजी, एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल है हमारा वो है 15,000 केजी। डन। अब हम एक एक चीज समझते हैं। अगर मुझे 1 लाख के यूनिट सोल्ड करने हैं, मुझे पता है मेरा ओपनिंग फिनिश गुड्स इतना रहेगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इतना रहेगा, तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा 1 लाख यूनिट का। समझो, यहाँ पे जो ओपनिंग फिनिश गुड्स है वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा 1 लाख का, तभी तो होगा। देखो 1000 यूनिट ओपनिंग फिनिश गुड्स में है मेरे, उसके बाद 1 लाख का मैंने प्रोडक्शन किया, एंड क्लोजिंग मेरा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है मेरा 1000 यूनिट। तो मुझे कितना यूनिट सोल्ड करना, इससे मुझे क्या पता चलेगा मुझे कितना यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, 1 लाख यूनिट मुझे सोल्ड करना पड़ेगा। तो मुझे प्रोडक्शन भी कितना करना पड़ेगा, 1 लाख यूनिट का, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, तो मेरा प्रोडक्शन भी 1 लाख यूनिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया मुझे प्रोडक्शन करना है 1 लाख यूनिट्स का मेरी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री के अंदर हमने रॉ मटेरियल स्टोर से लेके जब तक फैक्ट्री में जाएगा तब तक हमारे गुड्स के ऊपर फैक्ट्री के अंदर टोटल 3 चीजें लगती है। एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर, एंड तीसरा ओवरहेड, ठीक है। और ये कितने यूनिट्स बनाने के लिए लगेगा, ये हमारा 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए लगेगा, क्योंकि हम 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वो भी कितना लगेगा, 1 लाख यूनिट का। और ओपनिंग रोम, अरे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जाएगा। तो मुझे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में क्या करना पड़ेगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। वो हो जाएगा कि मैं जितना प्रोडक्शन करूंगा उतना ही मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है। इससे एक ये चीज पता चली। अब एक न्यू बिजनेस को समझते कि एक न्यू बिजनेस कैसे चलता है। न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस में भी हमारा प्रोसेस तो सेम ही रहता है कि आज न्यू बिजनेस का मतलब है नई नई कंपनी है, फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी। ये कंपनी का हमारा पहला पहला साल है, ठीक है। अब पहला साल है, बट क्या किसी भी बिजनेस का रॉ मटेरियल से लेके यूनिट सोल्ड तक का चीज चेंज हो जाएगा, तो नहीं होगा। समझो, सबसे पहले होगा हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है। उसके बाद रॉ मटेरियल जाएगा स्टोर्स में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रॉ मटेरियल स्टोर से उठा के फैक्ट्री के अंदर जाएगा, और रॉ मटेरियल फैक्ट्री से उठ के वेयर हाउस में जाएगा, ठीक है। और वेयर हाउस से उठ के ये सारे यूनिट सोल्ड हो जाएंगे।
सेम मान लेते हैं मुझे 1 लाख यूनिट का यूनिट सोल्ड करना है। 1 लाख यूनिट मुझे टोटल यूनिट सोल्ड करना है, ठीक है, वो मैं मान लेता हूं। अब 1 लाख यूनिट सोल्ड करने के लिए मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? तो वेयरहाउस के अंदर हमने बात की 3 चीजें होती है। एक, ओपनिंग फिनिश गुड्स। दूसरा, प्रोडक्शन कितना करूंगा मैं पूरे साल में, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो मुझे मिल जाएंगे मेरा यूनिट सोल्ड। ओके। अब नया नया साल है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स होगा नहीं होगा, ठीक है, तो 0। मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स 10,000 का रखना है, ठीक है। और 10,000 हमने वहां 1,000 का एग्जांपल लिया था ना, तो यहाँ पे भी 1,000 लेते हैं, ठीक है। 1,000 यूनिट का मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स रखना है, ठीक है। और मुझे यूनिट सोल्ड कितने करने? 1 लाख यूनिट सोल्ड करने। तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, समझो। अब यहाँ ओपनिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं हो रहा है, तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? मुझे 1 लाख यूनिट जो मुझे सोल्ड करने उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्लस 1,000 यूनिट जो मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए बनाने पड़ेंगे, जो मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग फिनिश गुड्स होगा। तो मुझे यहाँ पे कितना बनाने पड़ेंगे? 1 लाख 1,000 10 1000 1,01,000 यूनिट का मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? ऊपर वाले केस में क्या था? ओपनिंग फिनिश गुड्स 10,000 1,000 यूनिट था, प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये दोनों 1,000 यूनिट का हो गया था। और मुझे यूनिट सोल्ड कितना करना था? मुझे यूनिट सोल्ड करना था 1 लाख यूनिट का। तो टेक्निकली यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन का निकल ही रहा था 1 लाख यूनिट, डन। बट जब मेरा न्यू बिजनेस है, तो मेरे न्यू बिजनेस में क्या होता है, ये 1,000 यूनिट नहीं है, तो टेक्निकली मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? मुझे इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि मेरा यूनिट सोल्ड भी मेरे को मिल जाए और मेरा क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस 1 लाख यूनिट, तो ये हमारा हो गया 1,01,000 यूनिट। तो हमारे वेयरहाउस, फैक्ट्री से लेके वेयरहाउस तक जो यूनिट जाएंगे फैक्ट्री से लेके वेयरहाउस तक, वो कितने यूनिट जाएंगे? वो यूनिट जाएंगे प्रोडक्शन के हिसाब से 1,10,000। प्रोडक्शन ऑफ 1,01,000 यूनिट, कि मुझे 1,01,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। यहां तक आप बात समझे? अब ये तो बात हो गई फैक्ट्री की। अब इससे मुझे क्या पता चला, मेरा क्लोजिंग फिनिश कुछ कितना है? वो है 1,000 यूनिट। एंड मेरा ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना हो गया था? मेरा ओपनिंग फिनिश गुड्स था 0 यूनिट या फिर नील, 0 यूनिट या फिर नील। अब ये तो बात हो गई फैक्ट्री से वेयरहाउस तक जा रहा है, रो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री तक आ रहा है, तो उसके बीच में भी, एक मिनट कुछ गलत हो गया। ये वेयरहाउस में पड़े सारे गुड्स, ओके। और मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ रहा है? 1,01,000 यूनिट का, डन। इतना समझे आप लोग? अब रो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री की बात करते हैं। तो रो मटेरियल स्टोर से मैं फैक्ट्री की बात करूं, नया नया साल है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना होगा? नया साल होगा तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना होगा अपना? अपना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा नील यूनिट्स, ओके। और मुझे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो चाहिए, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट ईयर अगर बिजनेस करना है तो मुझे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी चाहिए। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लास्ट में हमने कितना लिया था? लास्ट में हमने लिया था क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 500 यूनिट्स का। तो मैं मान लूं मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इस बार भी 500 यूनिट्स का रहेगा, राइट। यहां तक समझे आप लोग कि 500 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मेरा 0 हो जाएगा और 500 यूनिट्स मेरा रहेगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, डन। अब मुझे डब्ल्यूआईपी भी बनाना है, मुझे वेयरहाउस में फिनिश गुड्स के लिए भी बनाना है, तो मुझे कितना यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा, राइट। तो चलो वो देखते हैं। तो मेरा यहाँ क्या लगेगा फैक्ट्री के अंदर? मटेरियल, लेबर
एंड ओवरहेड। डन। कितने यूनिट पे लगेगा? तो पहले तो मुझे पता है मुझे प्रोडक्शन करना है 1,01,000 यूनिट का। तो 1,01,000 यूनिट पे मेरा 100% मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगेगा। मतलब कि 1,01,000 यूनिट पे मुझे 1,01,000 का मटेरियल चाहिए, मुझे लेबर 1,01,000 यूनिट का चाहिए और मुझे ओवरहेड 1,01,000 का चाहिए, क्योंकि ये क्या, ये मेरे हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, राइट। अब उसके अलावा मुझे 500 यूनिट्स का डब्ल्यूआईपी भी चाहिए। तो डब्ल्यूआईपी में कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स। तो हमने एक चीज समझी थी, अगर कुछ भी डब्ल्यूआईपी के लिए स्पेसिफाई नहीं है तो हम क्या करते? 100% तो भाई मुझे मटेरियल का चाहिए, एंड लेबर एंड ओवरहेड का मुझे कितना चाहिए? 50% चाहिए। डन। यहां तक समझे? ठीक है, कोई भी हार्डशिप नहीं था। अब रॉ मटेरियल स्टोर की बात करते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर्स की बात करते हैं। तो यहां से यहां जाने के लिए, रॉ मटेरियल स्टोर से लेके फैक्ट्री तक जाने के लिए मुझे क्या क्या चीज लगेगी? एक तो 1,01,000 यूनिट्स जो हमारे फिनिश्ड गुड्स है उनका रॉ मटेरियल लगेगा, लेबल लगेगा एंड ओवरहेड लगेगा। और 500 यूनिट्स जो मेरे डब्ल्यूआईपी में पड़े हैं उसका 100% मुझे उसका 100% मुझे मटेरियल लगेगा एंड 50% मुझे लेबर एंड ओवरहेड लगेगा। डन। अब रॉ मटेरियल स्टोर की बात कर लेते। रॉ मटेरियल स्टोर में भी क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक तो मेरा नील होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक में मान लेता हूं, कितना हमने किलोग्राम मंगाया था क्लोजिंग स्टॉक लास्ट इसमें? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 15,000 किलो का। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा यहाँ पे 15,000 केजी। ठीक है। और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अब मेरा क्या होगा? तो समझो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या था, मैं जितना प्रोडक्शन कर रहा हूं उतना ही मुझे रॉ मटेरियल परचेस करने की जरूरत पड़ रही है। बट बट जब मेरा न्यू बिजनेस है, मेरा नया नया ताजा ताजा बिजनेस है, तो नए नए ताजे ताजे बिजनेस में मुझे प्रोडक्शन के लिए तो यूनिट बनाने हैं, मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन वो तो मुझे बनाना ही है। इतना तो जितना मैं सोल्ड करूंगा, जितना मैं कंज्यूम करूंगा ड्यूरिंग द ईयर, उतना तो मुझे मंगवाना है। उसके साथ मुझे क्या मंगवाना है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी। डन। अब ये कहना क्या चाहता है समझो, जब हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है ना, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में 1,00,000 रुपए का, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अगर 1,00,000 रुपीज का यूनिट लगेगा ना, 1,00,000 रुपी का अगर स्टॉक लगेगा ना, तो हम 1,00,000 का ही स्टॉक मंगवाएंगे। हम लोग क्या करते थे भाई, ये प्रैक्टिकल का हमारा बुक है, वहां पे हमने जितने भी सम गिने थे वो सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के थे। हम कितना, हम वर्किंग प्रोग्रेस रखते थे रॉ मटेरियल का वर्किंग प्रोग्रेस रखते थे, जितना हम ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ कंजम्पशन करते थे। कि 12,00,000 का मैंने कंजम्पशन किया, 12,00,000 का 2/12, राइट। और क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कितना करते थे? 12,00,000 2/12। बट तुम समझो कि जब न्यू बिजनेस होगा तो क्या मेरा 12,00,000 से काम चलेगा? 12,00,000 तो मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। उसके अलावा मुझे 1,00,000 2,00,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक भी रखना पड़ेगा ना। करंट एसेट में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ कंजम्पशन थोड़ी ना होगा, वो तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का भी रखना है। तो जब एग्जिस्टिंग बिजनेस आएगा ना, तो एक छोटा सा मेथड बढ़ेगा कि हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कितना परचेस करे, जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक और हमारा डब्ल्यूआईपी दोनों सिक्योर हो जाए। ठीक है, समझे? इतना समझ गए? कोई बात नहीं है, बस इतना समझो इसमें कि जब एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है तब ओपनिंग रो मटेरियल, क्लोजिंग रो मटेरियल का हम कुछ नहीं करते। बट जब न्यू न्यू बिजनेस होता है तब ओपनिंग स्टॉक हमारा नील होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ता है। अब उस क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए थोड़ा और मनी, हमें थोड़ा और वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में लगेगा, क्योंकि मुझे ये 15,000 किलो अगर क्लोजिंग स्टॉक बनवाना है, ये 500 यूनिट और बनवाने हैं, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में 1,000 यूनिट और रखने हैं, तो मेरा क्या लगेगा? मेरा पैसा लगेगा।
और जब मेरा पैसा लगेगा तब क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा आएगा तो क्या होगा, मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, जिससे मेरा करंट असेट करंट लाइबिलिटी भी मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा चीज हमने यहाँ पे समझ लिया। अब है ना, क्या करते हैं, एक है ना सम गिनते छोटू मोटू सा नहीं, बड़ा ही सम गिनेंगे, जिसमें न्यू कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, वो सम गिनने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। डे लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। ठीक है, इसके अलावा हमने अगर कोई सम देखा हो ना, जैसे कि ये वाला क्या बोला है, कोशिट ऑफ ए आर लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, कुछ नहीं बोला था यहाँ पे, पूरा सम पढ़ लो, नई कंपनी का जिक्र नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, डे लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी मतलब हमें क्या पता चलेगा भाई, इसका रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 0, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक 0, फिनिश गुड्स का स्टॉक 0। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कुछ ना कुछ तो हमारे पास इन सबका पड़ा होगा। अब जब इनका क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा तो इतना पैसा ज्यादा लगेगा। डन, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब भी सम पढ़ो भाई, कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हो ना वर्किंग कैपिटल में, तो ध्यान से पढ़ना, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी ऐसा लिखा है तो आपको एक दो स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने ये इग्नोर कर दिया ना, तो कितने मार्क्स का भैया आंसर है, आरटीपी में 20 है ना, समझ लो ये 8 मार्क्स में पूछा तो 3 ही मार्क्स मिल पाएंगे मुश्किल से, वो भी मुश्किल से, क्योंकि आप ये इग्नोर करोगे ना तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, हैज अप्लाइड द प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, प्राइवेट बैंक में उन्होंने फर्स्ट टाइम फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया, इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्ट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का पूरा उन्होंने प्रोजेक्टेड दिया है, देखा उन्होंने प्रोजेक्टेड दिया है। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अभी तक है ना आपको यूनिट्स में है ना टोटल फिनिश गुड्स के यूनिट मिलते होंगे, कि डब्ल्यूआईपी के इतने बित्ते नहीं दे, वो क्या बोल देते थे 80% डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हो चुका है तो हम 80% लिख देते थे। बट न्यूली फॉर्म्ड कंपनी में है ना बहुत अच्छे से सलीके से आपको एक एक चीज यहाँ पे दी है, कि कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 31200 प्लस यूनिट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस 12,000 यूनिट। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन के यूनिट 31,200 है, डब्ल्यूआईपी के 12,000 यूनिट है। डन, इसका मतलब ये है प्रोडक्शन हमने इतना किया और डब्ल्यूआईपी में अभी इतने हमारे पास पड़े हैं इन द प्रोसेस में। ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दे दिया, डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट दे दिया, ओवरहेड दे दिया ₹40 पर यूनिट, इंक्लूसिव ऑफ अ डेप्रिसिएशन ₹10 पर यूनिट। आपको पता है क्या करना है इसका, हमें सेलिंग प्राइस दे दिया। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, 30 डेज कंजम्पशन हम रखते हैं रॉ मटेरियल इन द स्टॉक। डब्ल्यूआईपी के बारे में क्या बोला, मटेरियल 100% है, कन्वर्जेशन कॉस्ट 50% है। अच्छा ओके, ऐसे समाएंगे ना तो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स के है ना, नहीं बोला होगा इतना इतना हमने रखा है, वो कैसे ढूंढना है वो भी मैं बताऊंगा। फिनिश गुड स्टॉक है 25,000 यूनिट का, मतलब कि एफजी हमारे 24,000 यूनिट है। ठीक है, क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 30 दिन का है, क्रेडिट अलाउड टू परचेस 60 डेज का है। डायरेक्ट वेजेस लेग इन पेमेंट 15 दिन का होगा। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस हमारा 2 लाख का होगा। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, 360 डेज इसने बोल दिया है हमें पहले ही। Wages and overhead occur similarly. All sales are on the credit basis. You are required to calculate net working capital requirement on a cash cost basis. तो डेप्रिसिएशन का क्या करना है आपको पता ही है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नॉर्मल सब में क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, कोस्ट शीट बनाते थे। तो बनाते कोस्ट शीट, तो कोस्टिंग की कोस्ट शीट याद है हम कैसे बनाते थे, उसी हिसाब से हमें ये पूरी की पूरी कोस्ट शीट हमें बनानी रहेगी। सबसे पहले कोस्ट शीट में क्या आता था, रॉ मटेरियल, उसके बाद क्या आता था, डायरेक्ट वेजेस, एंड उसके बाद हमारा आता था ओवरहेड, जिसे हम बोलते थे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यहां तक अभी रखते हैं, इतना अभी तक हमने बनाया ही है हर जगह।
हर सम में ये 3 चीज प्लस प्रॉफिट होता था, बट अब इसमें थोड़ा और ज्यादा आएगा, हम बताते हैं क्या आएगा। कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 31,200 यूनिट, ओके, 31,200 यूनिट हमारे कंप्लीट है, प्लस यूनिट ऑफ अ WIP 12,000, 12,000 के और भी यूनिट है। अब सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो मैं रॉ मटेरियल कितना परचेस करूंगा, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो मैं रॉ मटेरियल परचेस करूंगा 31,200 यूनिट के लिए, प्लस जो मेरे WIP में 12,000 यूनिट पड़े उनके लिए। तो 31,200 ये हमारे फिनिश्ड गुड्स से, मल्टीप्लाई बाय ₹40 पर यूनिट, प्लस 12,000 यूनिट प्लस ₹14, तो इतना मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। अजम्पशन लो, अगर सम के अंदर ये 31,200 ही सिर्फ यूनिट दिए होते और न्यूली फॉर्म कंपनी नहीं बोला होता, तो हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन डायरेक्ट कितना हो जाता, 31,200 यूनिट इंटू 40 रुपीज, डायरेक्ट हम वही करते थे अभी तक। बट हमें WIP का भी पोर्शन बोला है और न्यूली फॉर्म कंपनी ऐसा भी बोला है, तो 31,200 यूनिट पर 40 रुपए लगाए और 12,000 पे भी 40 रुपीज लगाए यूनिट परचेस करने का। देख लेते इसका टोटल क्या होता है, एंड 12,000 इंटू 14, ग्रांड टोटल 17,28,000 रुपये हमारा, 17,28,000, 31,200 इंटू 40 प्लस 12,000 इंटू 14 GT, हाँ 17,28,000 का हमारा इन टोटल में हमने रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है। दिस इज द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इतना हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है, ओके। अब डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस हमें कितना दिया है, ₹15 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस हमें दिया है ₹15 पर यूनिट, तो वो करते हैं अब। डायरेक्ट वेजेस 31,200 यूनिट में हमारा इन टोटल में 15 रुपया पूरे का पूरा लगेगा, राइट। तो ये 31,200 यूनिट जिसपे हमारा प्रोडक्शन होगा उस पे हमारा, ऐसा करो एक काम करते, फर्स्ट सम है ना, इसको थोड़ा इन डिटेल में लेके चलते हैं, तो क्या है आपको है ना इसके बाद के सम में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। रॉ मटेरियल के अंदर टोटल दो टाइप के गुड्स है, एक फिनिश गुड्स है और एक WIP है, ठीक है। फिनिश गुड्स कितने, 31,200 के है 40 रुपए के हिसाब से, जिसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 31,200 इंटू 40, तो ये आपका हो जाएगा 12,48,000। WIP हमारे 12,000 यूनिट थे इंटू 14 रुपीज के, तो 12,000 इंटू 14 ये आपका हो जाएगा 4,80,000, डन। और इसका टोटल हमारा हो जाएगा 17 लाख, कितना था, 12,48,000 प्लस 4,80,000, 17,28,000 हमारा टोटल रॉ मटेरियल परचेस हमने किया था ड्यूरिंग द ईयर, डन। वैसे ही WIP की भी हम बात कर लेते, डायरेक्ट वेजेस की बात कर लेते। तो डायरेक्ट वेजेस क्या बोलता है, डायरेक्ट वेजेस बोलता है 31,200 रुपए का हमारा जो फिनिश गुड्स है और WIP है और 12,000 रुपीज वेजेस का प्राइस क्या है, ₹15 पर यूनिट, तो यहाँ पे भी 15 रुपीज, यहाँ पे भी 15 रुपीज। थोड़ा सा नीचे आओगे ना, थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है WIP जो स्टॉक में है ना उसमें मटेरियल पे 100% कॉस्ट लग चुका है और कन्वर्जेशन कॉस्ट 15% लगा है। तो फिनिश गुड्स पे कितना 100% कन्वर्जेशन कॉस्ट लग गया है और WIP पे कितना कन्वर्जेशन कॉस्ट लगा है 15%। कन्वर्जेशन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते 31,200 इंटू 15 और 100% पूरा का पूरा मटेरियल लग चुका है, तो ये हो गया हमारा 468,000। वैसे ही 12,000 पे टोटल 15 रुपए लगाए, जिसमें से 50% ही मटेरियल लगा है हमारा, अरे लेबर लगा है हमारा 19,000। तो ये हुआ हमारा 31,200 मल्टीप्लाई 15, 4,68,000 प्लस 90,000, ये आपका हो गया 5,58,000। ये जो 15 रुपए के साथ 100% मल्टीप्लाई होता है, तो ये हुआ रॉ मटेरियल 15 रुपए पूरा का पूरा, अरे फिनिश गुड्स पे हमारा जो वेजिस का पोर्शन है, ये वेजिस वाला पोर्शन है, ये 15 रुपए पूरा का पूरा लग चुका है। और इसका मतलब है अभी 7.5 रुपए की लेबल लगी है, 7.5 रुपए की लेबल लगना बाकी है। अब लेबल लगना बाकी है, इसलिए ही तो WIP का 12,000 यूनिट हमारा WIP में पड़ा है।
ठीक है, डब्ल्यूआईपी में पढ़ने का रीजन क्या है, लेबर या तो फिर ओवरहेड का कुछ पोर्शन या कुछ प्रतिशत बाकी है उस पे लगना, वो लगेगा उसके बाद ही तो वो फिनिश गुड्स में कंप्लीट होगा। इस पे पूरा लग चुका है तो ये फिनिश गुड्स बन चुका है, और इस पे अभी नहीं लगा है पूरा, इसलिए ये डब्ल्यूआईपी में पड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो सेम फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी 31,200, 12,000 यूनिट डब्ल्यूआईपी के है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे ओवरहेड कितने, ₹14 पर यूनिट, एंड इसके अंदर इंक्लूसिव है। ठीक है, क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो हमने तो यहाँ पे पढ़ ही लिया है पहले से ही कैश कोस्ट बेसिस से, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, ओके। देन कन्वर्जेशन कोस्ट हमारा लगेगा सिर्फ 15%, मतलब कि कन्वर्जेशन कोस्ट का मीनिंग हमने पहले भी समझा है, क्या होता है कन्वर्जेशन कोस्ट का मीनिंग, डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू कन्वर्जेशन कोस्ट। कन्वर्जेशन कोस्ट को समझना है तो इस तरीके से समझो, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल तो 100% लग चुका है, कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फैक्ट्री एंड ओवरहेड, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड, ये दोनों मुझे चीजें चाहिए। तो मेरा डब्ल्यूआईपी पे वो लगेगा 15%, और मेरा फिनिश गुड्स जो हो चुका है उसके ऊपर लगेगा 100%। 31,200 इंटू 30 प्लस इंटू 100%, 31,200 इंटू 13, तो ये आपका हो गया 9,36,000। और हमारे डब्ल्यूआईपी का होगा 30 इंटू 15%, मतलब कि 15 रुपये, और 15 रुपये इंटू 12,000, तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। 9,36,000 प्लस 1,80,000, तो ये आपका हो गया 11,106,000। ठीक है, 11,106,000। इसको एक और तरीके से भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि 31,200 रुपए थे, 31,200 यूनिट थे हमारे, उसके ऊपर 30 रुपए का ओवरहेड पूरा का पूरा लग चुका है, 100% का मीनिंग है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 12,000 के यूनिट थे जिसके ऊपर 30 रुपए में से 50% ओवरहेड लगा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप समझो 31,200 के यूनिट थे जिसके ऊपर 15 रुपए का डायरेक्ट वेजेस 100% लग चुका है, और 12,000 के यूनिट थे जिसके ऊपर 15 रुपए के हिसाब से 15% वेजेस लगा है। ठीक है, तो ये ओवरहेड आ गया। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, फैक्ट्री कोस्ट। तो फैक्ट्री कोस्ट कितना होगा, 17,28,000 प्लस 5,5,8,000 प्लस 1,1,1,1,6,000, तो आपका टोटल फैक्ट्री कोस्ट हो जाएगा 3,40,2,000। अब ये फैक्ट्री कोस्ट है, फैक्ट्री कोस्ट में से हमें डब्ल्यूआईपी का पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हम कोस्टशीट कहाँ गई हमारी, कोस्टशीट, ये हमारी कोस्टशीट है। कोस्टशीट में क्या करते हैं, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस डाल के हमारा प्राइम कोस्ट मिल जाता है। तो यहां तक का पार्ट हमारा प्राइम कोस्ट तक का था, ओवरहेड लगेगा, तो ये ओवरहेड हमारा लगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया, ओवरहेड लगा, फैक्ट्री तक की हमें हमारी कोस्ट मिल गई। ठीक है, फैक्ट्री कोस्ट में से हम क्या करते थे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करते थे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते थे। तो प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारा कितना है, तो वो नील होगा क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमारा कितना है उसकी बात करेंगे। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी गिनने के लिए तीन चीजें मैं बता देता हूं। ये जो डब्ल्यूआईपी का अरे तीन चीजें का है, एक डब्ल्यूआईपी गिनने का के लिए डब्ल्यूआईपी पे हमारा रॉ मटेरियल लगा है, डायरेक्ट वेजेस लगा है और ओवरहेड लगा है। अगर मुझे डब्ल्यूआईपी ढूंढना है तो इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा डब्ल्यू आई पी, राइट। डब्ल्यू आई पी ऐसे ही मिलता है। ठीक है, अब ये हमारा होगा क्लोजिंग का डब्ल्यू आई पी, क्योंकि ओपनिंग का डब्ल्यू आई पी तो हमारा नील ही है, और ये सब हमने क्लोजिंग बनाने के लिए डब्ल्यू आई पी लिया है। तो यहाँ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में हम डायरेक्ट लिख देंगे अमाउंट 4,80,000, ये रॉ मटेरियल का अमाउंट है। 90,000 हमारा वेजिस का अमाउंट है, और 1,80,000 हमारे
ओवरहेड का अमाउंट है, और इन चारों का टोटल 4,80,000 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000, ये आपका हो गया 7,50,000। 7,50,000 माइनस हो जाएगा 3,402,000 माइनस 7,50,000, तो आपको मिलेगा 2652,000। तो ये 2652,000 क्या होता है? क्लोजिंग, अरे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इतने फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे इतना मनी लग गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है 2652,000 रुपीज हमारा टोटल 31,200 यूनिट बनाने के लिए लग गया है। ठीक है, कहाँ गया? 31,200 यूनिट बनाने के लिए मेरा 2652,000 यूनिट लग गया है, और 12,000 का WIP बनाने के लिए अभी तक 7.5 लाख रुपए मेरा लग चुका है। डन। ये इसका मीनिंग होता है। कोस्टिंग में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो कोस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे तो एक छोटा सा ग्लिम्स है, तो आपको पता चल ही जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं? क्लोजिंग WIP, अरे क्लोजिंग WIP का क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड कर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम ऐड करते हैं, और क्लोजिंग WIP, अरे ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। हमारे सम के अंदर क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स तो नील है। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है? तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए क्या बोला है सम के अंदर? क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमारा है फिनिश गुड्स स्टॉक 24,000। हमारा SG का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक है 24,000। 24,000 यूनिट है। अब मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा? 24,000 यूनिट का मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो ये जो 2652,000 है, ये कितना यूनिट बनने का कॉस्ट है? ये बनने का कॉस्ट है 31,200 यूनिट का। 31,200 यूनिट बनाने के लिए मुझे इन टोटल में कॉस्ट लगा 2652,000। तो 24,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा? राइट, इसको यहाँ पे दे देते हैं 24,000 इंटू 2652,000 डिवाइड बाय 31,200 यूनिट। डन। यहाँ पर ये इतना खत्म हुआ, इसको हम सादू रूप दे देते हैं, तो 2652,000 इंटू 24,000 डिवाइड बाय 31,200, तो ये हमारा आ जाएगा 20,14,000 रुपीज का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2652,000, तो ये हमारा आ जाएगा 6,12,000 कैश कोस्ट, टोटल कैश कोस्ट। ओके, हमने डेप्रिसिएशन का पार्ट रिमूव कर दिया है, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल कैश कोस्ट ऑफ सेल। सेल करने का टोटल कैश में कोस्ट कितना लग रहा है, ये हमें ये शो करता है। डन। डन। तो इसी के ही साथ ये हमारा पूरा का पूरा कोस्टशीट बन के तैयार हो गया। समझो हमने कोस्टशीट बनाने में अराउंड अराउंड 15 मिनट प्लस लगा दिए। ये 15 मिनट मैंने क्यों इन्वेस्ट किए पता है? नेक्स्ट सम में हमें है ना इतना इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, और एक आध सम में हम चले जाएंगे, लेकिन हर सम में इतना इन डेप्थ जाएंगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे आपको है ना आधा घंटा लग जाएगा ये 8 मार्क्स का सम करने के लिए। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ढूंढना है। तो एक एक करके ढूंढते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट एसेट, पहले लिख देते परफॉर्मा फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम लिख देते करंट पर्टिकुलर रुपीस करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। डन। तो ये हमारा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आ गया। ठीक है, अब एक एक करके हर चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। सम का ऑलमोस्ट जानकारी आपको यहाँ पे मिल गया है। अब ये सब मैं फिर से रिमूव करके एक एक चीज पढ़ेंगे, और एक एक चीज वहां पे हम डालेंगे।
इसका वर्किंग डन हो गया है। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमें अब किसी काम का नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, मैंने नहीं निकाला है। जो भी डिफरेंस आए 130 यूनिट करके जो भी प्रॉफिट आए आप लिख देना, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमारा सम यहाँ से नेक्स्ट लेवल का सम स्टार्ट होता है कि रॉ मटेरियल लेवल इन स्टॉक एवरेज 30 डेज ऑफ कंजम्पशन। कि हमारे पास रॉ मटेरियल है 30 डेज के कंजम्पशन में। रॉ मटेरियल स्टॉक एवरेज 30 डेज कंजम्पशन। तो रॉ मटेरियल हमने टोटल कितने रुपए का लिया है? तो रॉ मटेरियल हमने टोटल लिया है 17,28,000 रुपए का। तो सबसे पहले करंट असेट के अंदर हमारा आएगा 17,28,000 करंट असेट। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का है? 17,28,000 का इंटू 30 डेज डिवाइड बाय 360 डेज। तो 17,28,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360, तो ये आपका हो जाएगा 1,44,000। डन। तो सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल का जो था वो कंप्लीट हो गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस गिनना है, डब्ल्यूआईपी गिनते हैं चलो। वर्क इन प्रोग्रेस, तो डब्ल्यूआईपी हमने निकाल के ही रख दिया है पहले से ही। अब कोर्सशीट में जाओगे तो कोर्सशीट के अंदर हमने क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकाल के लग दिया है 7.5 लाख रुपए। तो वही उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे 7.5 लाख रुपए। ओके, देन उसके बाद हमें क्या बोला है? एफ जी का स्टॉक बोला है, फिनिश गुड्स। तो एफ जी मुझे चाहिए फिनिश गुड्स, तो वो भी हमने निकाल के रख दिया है। वो कितना है? 20-40 हजार, 20-40 हजार। डन। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट जो हमने क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकाला और जो हमने क्लोजिंग का फिनिश गुड्स का निकाला वही उठा के हमें वहां पे रखना है। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 30 डेज, इसको अभी रहने दो 2 मिनट के लिए। क्रेडिट अलाउड टू अ परचेजर 60 डेज। क्रेडिट अलाउड टू द परचेजर इसका मतलब क्या हुआ, और क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो समझो तुम लोग। तो जब भी यहाँ पे लिखा है सप्लायर, बाय द सप्लायर, बाय द सप्लायर का मीनिंग होगा ये हमारे क्रेडिटर से। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? टू परचेजर, टू परचेजर, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर मतलब कि जिसने हमारे पास से परचेज किया है उसको हम क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये हमारे हुए डेटर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने रुपए के? 6,12,000 के। और उसके लिए क्या पीरियड दिया है? 6,12,000 के लिए हमें पीरियड दिया है 16 डेज का, इंटू 60 डिवाइड बाई 360। तो ये हमारे हो गए 612,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 360। तो ये हमारा हो गया 1,02,000 रुपये। डेटर्स हमारे हो गए 1,02,000 के। तो डेटर्स का भी हमारा काम खत्म हो गया। डायरेक्ट वेजिस का लेग हो रहा है पेमेंट में 15 डेज का। तो लेग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये हमारे करंट लाइबिलिटीज बनेंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस के नाम पे। आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस, टोटल वेजिस हमारी कितनी है? तो टोटल वेजिस हमारी है 5,58,000 रुपीज की। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस इज इक्वल टू 5,58,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 36 डेज। तो ये हमारा आ जाएगा 5,58,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 360। तो ये आपका हो जाएगा 23,250, 23,250 रुपीज। ठीक है, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस 2 लाख रुपीज, तो ये हम लिख देंगे असेट में कैश बैलेंस। तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज। डन। तो ये भी हो गया। Assume the product wages and overhead occur similarly all seller on the grid. ओके डन। मतलब कि अब हमारा कुछ बाकी नहीं है इस सम के अंदर। इस सम के अंदर हमारा एक ही चीज बाकी है, क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 30 डेज। ठीक है, इसको समझते हैं। ये हमारे क्या हुए? ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो समझो।
क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स। अब हमें क्रेडिटर्स फाइंड आउट करना था तो हम नॉर्मली कैसे फाइंड आउट करते थे? क्रेडिटर्स से हम क्या परचेस करते? रो मटेरियल हमारा कितने रुपए का है? रो मटेरियल हमारा 17,28,000 का। रो मटेरियल है हमारा 17,28,000 का, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इंटू 30 डिवाइड बाय 360। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17,28,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360, 1,44,000। ये हम क्या करते थे? नॉर्मल सरकमस्टांस में ऐसे ही गिनते थे, ठीक है। अब हमारे सरकमस्टांस अभी थोड़े से चेंज हो गए। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने बोला एक ही जगह चेंज आएगा और वो एक जगह ये क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या चेंज आएगा वो समझो। नॉर्मल सरकमस्टांस में हम क्या करते कि हम जितना कंजम्पशन करते हैं ना, उतना का उतना ही, जितना कंजम्पशन करते हैं उतना ही क्रेडिटर के लिए हम रो मटेरियल मल्टीप्लाई करते। बट हम फर्स्ट फर्स्ट टाइम पहली पहली बार हम प्यार कर रहे हैं, मतलब कि पहली पहली बार हमारा प्यार हुआ है तो धोखा तो मिलेगा। तो जब प्यार करते हैं तब हम हमारा प्रोविजनिंग थोड़ा ज्यादा करेंगे। मतलब यहाँ पे एक और चीज आएगी, वो क्या चीज आएगी? वर्किंग कैपिटल ऑफ रो मटेरियल। क्यों? वो समझो आप लोग। रॉ मटेरियल टोटल में है। आगे जो बोला ना 4 लाइन प्यार वाली, वो भूल जाना, ठीक है। गलती से निकल गई, मेरा कॉल आ गया था तो मेरा ध्यान वहां पे चला गया। एग्जाम्पल कोई और लेना था, एग्जाम्पल कोई और दे दिया। तो ये रॉ मटेरियल जो है ना, ये एनुअल कंजम्पशन के लिए है, या एनुअल प्रोडक्शन के लिए, या एनुअल कंजम्पशन के लिए। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? ये एनुअली, इससे हमारा दो चीज बनेगा, एक फिनिश गुड्स और एक WIP, ठीक है। दो चीज मिलेगा। अब समझो, ये तो एन्युअली यूज हो ही जाएगा पूरा का पूरा, बट हमें वर्किंग कैपिटल की 1,44,000 के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि जो मेरा फिनिश गुड्स WIP बन जाए उतना ही चाहिए? नहीं, मुझे वर्किंग कैपिटल का भी रॉ मटेरियल ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा अब? कुछ नहीं, एनुअल मेरा कंजम्पशन इतना है 17,28,000 का, प्लस मेरा वर्किंग कैपिटल से रॉ मटेरियल कितना आया। तो मेरा वर्किंग कैपिटल बोल रहा है मुझे 1,44,000 रुपये चलेगा। तो ये 1,44,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 360 डन। दोनों के 30 ही दिन देना, क्रेडिट अलाउड और रॉ मटेरियल एवरेज डे कंजम्पशन। तो इसके भी 30 दिन लगेंगे। तो 1,44,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360, 1,44,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360, 12,000 रुपये। तो ये इन टोटल में हमारा क्रेडिटर हो जाएगा 1,44,000 प्लस 12,000, 1,56,000। जब नई कंपनी बनती है तब हमारा वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा होता है। वो वर्किंग कैपिटल क्या ज्यादा होता है? इसकी वजह से ज्यादा होता है। ये क्या है? ये हमारा रॉ मटेरियल का वर्किंग कैपिटल है, जिसका भी मुझे 30 दिन का है ना स्टॉक लेके चलना पड़ता है। तो ठीक है, जब भी एक, अगर नहीं पता चला तो इतना याद रखो, जब भी न्यू फॉर्म कंपनी होगी या न्यूली कंपनी होगी, कोई भी नई कंपनी होगी, तो क्या करेंगे हम? पोस्टशीट बनाएंगे जिसमें हम फिनिश गुड्स और WIP का पोर्शन अलग अलग करेंगे, ठीक है। बाद में हमारा परफॉर्मा फॉर वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, सब कुछ जैसे बनाते हैं वैसे ही लिखेंगे। बट जब क्रेडिटर्स की बात आएगी तो क्या करेंगे? जितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किया है प्लस जितना हमने करंट एसेट में हमारा रॉ मटेरियल ढूंढा है, वो देखो ये वाला है ना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो हमने इसका तो कैलकुलेशन कर दिया टोटल रॉ मटेरियल का, बट जो थोड़ा बहुत हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है उसका भी तो हमें मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो ये 30 डेज से उसका मार्जिन ले लिया हमने यहाँ पे 1,56,000, ठीक है। टोटल ए, यहाँ पे हम करेंगे टोटल बी। ए का टोटल कितना हो रहा है? 1,44,000 प्लस 7.5 लाख रुपए प्लस 204 प्लस 102,000 प्लस 2 लाख। तो ये हमारा हो गया 36,000, 36,000। एंड हमारा इसका टोटल कितना हो गया? 23,250 प्लस 1,56,000, 1,79,250। तो ये हमारा हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल 1,79,250, 2,326,000
तो ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 3056750। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको पता चल गया क्यों न्यू फॉर्म कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी के सम हमने अलग करवाए। न्यू फॉर्म कंपनी में क्रेडिटर्स का अमाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, जिसमें हमारा जो रॉ मटेरियल का करंट एसेट आया है उसका भी हम एडबैक करेंगे उसके अंदर, क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है। हम्म, एक तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गया। एक तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे आप डायरेक्ट क्रेडिटर्स आप ढूंढ सकते हो। क्या करोगे, टोटल एक गोखने की टेक्निक है कि रॉ मटेरियल पूरा ले लिया, रॉ मटेरियल जितना भी कंजम्पशन था पूरा ले लिया, प्लस करंट असेट में जो रॉ मटेरियल हमने ढूंढा ये वाला वो उठा लिया। ठीक है, एक तो ये मेथड है, ये गोखने की तरीका है। अब एक कैलकुलेशन बेस्ड मेथड मैं बताता हूँ क्रेडिटर्स के लिए। तो अब हम हमारे जो हमारा जो चार्ट था ना ये वाला, वो वाला चार्ट बनाता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट वाले जगह पे ही। क्या था चार्ट हमारा, चार्ट में हमने सबसे पहले बताया था रॉ मटेरियल परचेस करेंगे हम, देन रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल होगा हमारा। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल जाएगा स्टोर्स में। उसके बाद रॉ मटेरियल स्टोर्स में जाएगा, उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में आने के बाद हमारा वेयर हाउस में जाएगा, एंड वेयर हाउस में जाने के बाद हमारा यूनिट सोल्ड होगा। ठीक है, इतना हमने देखा था। अब एक एक करके है ना हर जगह हम यूनिट्स लिखते हैं। तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन में थे 31,200, मतलब यहाँ वेयर हाउस से यूनिट सोल्ड में हम जब जाएंगे तब हमारा प्रोडक्शन था 31,200 का। ठीक है, 31,200 का प्रोडक्शन था, जिसमें हमारा फिनिश गुड्स क्लोजिंग का कितना था, वो था 24,000 यूनिट। मतलब हमारा प्रोडक्शन था 24,000 माइनस 3,120, हमने 7,200 यूनिट सोल्ड कर दिए थे। ठीक है, 7,200 सोल्ड किए, फिनिश गुड्स था 24,000 का, तो प्रोडक्शन हमारा हुआ था 31,200 यूनिट का। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा आएगा यहाँ पे। कौन मुझे हैरान कर दे, फैक्ट्री से वेयर हाउस पे हमारा प्रोडक्शन कितना गया होगा, प्रोडक्शन गया होगा हमारा 31,200 यूनिट का, जिसमें से फिनिश गुड में हमने रख दिए थे 24,000 यूनिट, 24,000 यूनिट, एंड यूनिट हमने सोल्ड कर दिए थे 7,200 यूनिट्स। डन। अब रॉ मटेरियल से स्टोर्स पर आने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर हमारा कुछ क्लोजिंग WIP रहा था, तो वो क्लोजिंग WIP कितना रहा था, क्लोजिंग WIP था हमारा 12,000 यूनिट का। तो क्लोजिंग WIP था 12,000 यूनिट का। मतलब रॉ मटेरियल स्टोर से लेके फैक्ट्री तक हमने जो रॉ मटेरियल सेंड किया होगा वो टोटल कितना किया होगा, वो टोटल किया होगा 12,000 प्लस 31,200, मतलब 12,000 प्लस 31, 4,200 नहीं 4,3,200, 4,3,200 यूनिट। ठीक है, समझो प्रोसेस को समझो कि 43,200 का यूनिट रॉ मटेरियल स्टोर्स में से जाके फैक्ट्री में गया। इस 43,200 यूनिट का क्या हुआ, 12,000 क्लोजिंग WIP में ये मटेरियल लग गया और 31,200 यूनिट हमारा प्रोडक्शन के अंदर लग गया। ठीक है, ये 43,200 का दो पार्ट हो गया। अब ये हमारा 43,200 पे हमने क्रेडिटर्स ऑलरेडी गिन दिया था, ये यहाँ पे 17,28,000 हमारे 43,200 इंटू 40 आप करोगे, 43,200 इंटू 40, तो आपका 17,28,000, इसका काम तो आपका हो गया था। अब आपने यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी कुछ परचेस किया होगा, यहाँ पे आपने क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी कुछ परचेस किया होगा। ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल का अमाउंट आपका इज इक्वल टू होगा करंट असेट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल है ना उसका कमी था इस वाले सम में। यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन हमने ले लिया था, हमने क्या बात की थी, हमें क्या लेना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। तो कंजम्पशन तो हमने ढूंढ लिया, पर क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे आएगा, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक होता है करंट असेट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू करंट असेट ऑफ रॉ मटेरियल। ये गोखने की बात हो गई। तो आपने परचेस क्या किया होगा, आपने परचेस किया होगा ये 4,3,200 यूनिट।
43200 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा? तो कंपनी ने मुझे क्या बोला, सब में मुझे क्या बोला है, मैं एवरेज 30 डेज का कंजम्पशन रखता हूं, मतलब कि मैं एवरेज स्टॉक 30 डेज का अपने पास रखता हूं वेयर हाउस में। तो 17,28,000 मुझे पूरे साल में चाहिए और मैं 30 दिन का स्टॉक रखता हूं, तो 30 डिवाइड बाई 360, तो ये आपका आएगा 1,44,000 का। मुझे 1,44,000 का और मटेरियल चाहिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में रखने के लिए। ये 4320 के अंदर क्या क्या कवर था? WIP प्लस मिनिस गुड्स, सब कुछ, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000, 1,44,000 रुपीज है ये। तो ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं 1,44,000 डिवाइड बाय 30 कर दूं तो क्या होगा? 1,44,000 डिवाइड बाय 40 तो क्या होगा? 3600 यूनिट का मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखता हूं। तो ये आप कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे चलो जाने दो, छोड़ो उसको अभी। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आया आपको पता चला? हमने अराउंड अराउंड 1 आवर कॉन्सेप्ट और एक सम के अंदर लगाया है, पता है क्यों? आगे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? डन। तो ये कैसे आया? तो कंजम्पशन हमें सम के अंदर दिया होगा एंड हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज कंजम्पशन रॉ मटेरियल का दिया होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे हमारे एनुअल कंजम्पशन से, तो हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ पे आया है, ठीक है? कॉन्सेप्ट वाइज भी हमने समझ लिया और गोखने, अगर गोखना ही है किसी को तो गोखने के हिसाब से भी हमने समझ लिया कि ऐसे होता है। गोखना मीन्स, गोखना आई थिंक सो गुजराती वर्ड है, हमारे यहाँ गोखना ही यूज होता है। मेमोराइज कर लिया, मतलब कि है ना, अपनी एक इंटरनल मेमोरी में डाल दिया आपने कि कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, ठीक है? उसको बोलते हैं अपना, हमारे यहाँ गोखना बोलते हैं। ये गोखवी नाखू। डन। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 34, 32। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? टीएम लिमिटेड कमर्सिंग न्यू प्रोजेक्ट। टीएम लिमिटेड कमेंट्स कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट को। तो चलो ये वाला सम हम अब देखेंगे। टीएमटी लिमिटेड है, एक न्यू प्रोजेक्ट है। टीएमटी लिमिटेड क्या है? एक न्यू प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है। द फॉलोइंग कोस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन, एनुअली 60,000 यूनिट का फुल कैपेसिटी। यहाँ पे है ना, ये फुल कैपेसिटी का हमें प्रोडक्शन दे दिए। फुल कैपेसिटी होगी तो क्या होगा? तो अमाउंट पर यूनिट होगा ₹20, डायरेक्ट लेबर ₹15, वेरिएबल ओवरहेड ₹15, फिक्स ओवरहेड ₹10, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 3 एंड फिक्स्ड 1, तो ये 4 हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट हमारा 64 लगेगा, प्रॉफिट हमारा ₹16 लगेगा एंड सेलिंग प्राइस हमारा ₹80 होगा। डन। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल आर 40,000 एंड 30,000। प्रोडक्शन हमारा होगा 35,000 का, अरे 40,000 का प्रोडक्शन होगा एंड सेल्स हमारा होगा 35,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें मिलेगा 5,000 का, ठीक है? सम के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। The assess the need of working capital. The following additional information available: stock of raw material, credit allowed by creditors and debtors, lag payment of a wages and overhead, cash balance, and provisions. Provisional contingency is required 10% of working capital requirement including the provision. ठीक है? This one is nice point, ये मैं समझाऊंगा। You are required to prepare a project statement of a working capital requirement of a first year of a operation. Data are taken at a cost. डेटर हमें कोस्ट पे लेने हैं, ठीक है? एक 15 से 20 मिनट का सम है, फटाफट करते हैं। वर्किंग कैपिटल ढूंढना है, फर्स्ट ईयर का ऑपरेशन है, तो जहां तक हम जैसे करते थे वैसे हम कर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कोस्ट शीट बनाएंगे। ओके, कोस्ट शीट बनाएंगे।
ओके, यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है तो डब्ल्यूआईपी को आप भूल ही जाओ इस पूरे सम के अंदर। सबसे पहले मेरा आएगा रो मटेरियल कितना है ₹20 पर यूनिट, तो एट द रेट ₹20 पर यूनिट। और हमारा प्रोडक्शन है 35,000। क्वेश्चन में हम एक ऐसा चीज करते थे कि ऊपर लिखते थे प्रोडक्शन 40,000, प्रोडक्शन यूनिट 40,000 एंड सेल्स इज इक्वल टू 35,000, ऐसा हम करते थे। अगर याद हो तो आप लोगों ने अपना कोर्स का लेक्चर सब कंप्लीट कर लिया हो तो आपको याद हो तो हम ऐसा करते थे। रो मटेरियल है ₹20 पर यूनिट। अब बात करते रो मटेरियल प्रोडक्शन पे लगेगा कि सेल पे लगेगा, तो रो मटेरियल इज ऑलवेज ऑन अ प्रोडक्शन। तो 40,000 इंटू 20 रुपीज 8 लाख रुपीज का हमारा 8 लाख रुपीज का हमारा रो मटेरियल लगेगा। उसके बाद मटेरियल रो मटेरियल हो गया हमारा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमारा लगेगा ₹15 पर यूनिट, तो डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹15 पर यूनिट। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर भी कितने पे लगेगा, डायरेक्ट लेबर पूरे के पूरे 40,000 पे लगेगा, 40,000 इंटू 15, तो ये हमारा हुआ 6 लाख रुपए। ओके, मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल है ₹15 के हिसाब से, तो वेरिएबल एट द रेट ₹15 पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कितने पे लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा प्रोडक्शन पे लगेगा, तो 40,000 इंटू 15, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपए। देन फिक्स्ड है हमारा, फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड हमारा है ₹10 पर यूनिट। तो अब फिक्स्ड फिक्स्ड के बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। फिक्स्ड किस पे लगता है, प्रोडक्शन पे लगेगा कि सेल पे लगेगा। तो जो फिक्स्ड होता है ना वो ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। तो हमें फिक्स्ड ढूंढने के लिए यहाँ पे एक चीज ली है, और फिक्स्ड ऑलवेज फुल कैपेसिटी पे लगेगा। फुल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे ये लगता है। अब हमारी फुल कैपेसिटी कितनी है, 60,000 यूनिट। अगर ये फुल कैपेसिटी नहीं दी होती ना तो हम ये 40,000 को ही हमारा फुल कैपेसिटी मान लेते, लेकिन हमें यहाँ फुल कैपेसिटी 16,000 दी है। तो प्रोडक्शन हमारा फिक्स्ड किसके ऊपर लगेगा, ₹10 पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, भूलना मत कभी भी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60,000 यूनिट्स इंटू ₹10, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़े, अरे सेल्स आपका बढ़े या घटे उससे कोई डजंट मैटर, प्रोडक्शन आपका बढ़े या घटे उससे डजंट मैटर, वो ऑलवेज जितने हमारे यूनिट्स हो गए इन टोटालिटी फुल कैपेसिटी पे उसके ऊपर ही लगेगा, और वो है हमारा 6 लाख रुपए। डन। तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लगा। ठीक है, इसके लिए क्या था, ये फिक्स के लिए क्या है, फिक्स के लिए 60,000 यूनिट। ठीक है, देन अब हमें दे दिए यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डालने से पहले मुझे क्या मिल जाएगा, ये हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा होगा 8 + 6 + 6 + 6, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा 26 लाख। 8 + 6 + 6 + 6, ओके, हाँ 26 लाख। डन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमने ढूंढ लिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हमारा सबसे पहले माइनस होता था डब्ल्यू, अरे कहाँ गया, ऊपर वाला ये रहा ना, यहाँ हमने परफेक्ट कॉस्ट शीट बना के ही रखी है। फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट का हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रीजन बिंग हमें डब्ल्यूआईपी दिया नहीं है, तो हमने इतना पार्ट स्किप करके डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया है। डन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हमारा क्या माइनस होगा, हमारा माइनस होगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक तो जीरो होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस होगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि टोटल प्रोडक्शन हमारा है 40,000 यूनिट, तो 26 लाख हमारे 40,000 पे लग रहे हैं, 40,000 यूनिट पे 26 लाख रुपीज हमारे लग रहे हैं। तो हमारे सेल हम कर रहे हैं 5,000 का, तो हमारा फिनिश गुड्स ऑफ स्टॉक कितना होगा 5,000 का, तो 5,000 यूनिट्स पे कितना, राइट, सिंपल एवरेज ले लिया हमने यहाँ पे।
तो 26 लाख इंटू 40,000 डिवाइड बाय 5,000 एंड इसको हम कर देंगे 26 लाख इंटू 40,000 डिवाइड बाय 5,000। तो ये हमारा आ जाएगा 26 लाख 20। अरे गलत हो गया ना, हाँ गलत हो गया, मैं बोलूँ 2 करोड़ के ऊपर आंसर चला गया। 26 लाख इंटू 5,000 डिवाइड बाई 40,000, तो ये हमारा हो जाएगा 26 लाख इंटू 40,000, अरे इंटू 5,000 डिवाइड बाई 14,000 इंटू 1 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 3,25,000 रुपये। तो क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स हमारा हो गया 3,25,000 रुपये, जो हम यहाँ पे माइनस कर डालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड कैसे ढूंढा? 26 लाख का हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 40,000 का प्रोडक्शन किया है, 35,000 सेल कर दिया है, तो फिनिश गुड्स हमारा हुआ 5,000 रुपीज। अगर 40,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 26 लाख रुपए लगते हैं, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने लगेंगे? एक फॉर्मूला में डाल दिया, तो फॉर्मूला से हमें मिल गया 3,25,000 रुपये। 26 लाख माइनस 3,25,000 करूंगा तो मुझे मिलेंगे 22,75,000, जो हमारा होगा COGS 75,000। ये हमें हमारा मिल गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑलवेज लगते हैं प्रोडक्शन पे कि सेल्स पे? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑलवेज हमारा लगेगा जो जितना हमने सेल किया है, जितना हमने सेल किया है ना, उसके ऊपर ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगते हैं और किसी के ऊपर नहीं लगते। तो वेरिएबल हो या फिक्स हो, 4 रुपए अगर पूरा इतना है तो क्या होगा इसका, देख लेते हैं आगे। तो जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जितना भी वेरिएबल पार्ट होगा, वो हमारा पूरा जाएगा सेल के ऊपर, और सेल के यूनिट है 35,000 इंटू 3 रुपीज। तो 35,000 का 3 रुपीज हमारा हो जाएगा 1,05,000। एंड जो हमारा फिक्स्ड पोर्शन होगा, फिक्स के लिए मैंने पहले भी बोला है वो फुल कैपेसिटी पे लगेगा। तो सेलिंग हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो, या फिर डायरेक्ट वेजेस हो, या कुछ भी हो, अगर कहीं पे भी फिक्स्ड किया है तो फिक्स्ड हमारा फुल कैपेसिटी पे लगता है। तो फुल कैपेसिटी हमारा कितना है? 60,000 यूनिट का। तो फिक्स्ड हमारा लगेगा 60,000 इंटू ये कितने रुपीज है? रुपीज 1 तो ये हमारा हो जाएगा 16,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हमारा होगा 2275,000 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000, तो ये हमारा हो जाएगा 2,44,000। डन। तो डन। तो हमारा ये सबसे पहले हमारा कॉस्ट शीट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब ये सब मैं रिमूव कर देता हूं। डन। अब एक एक करके नीचे की चीज पढ़ेंगे और उसको वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। इसका काम हमारा हो गया है। अब हमारी बारी है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 3 महीने का कंजम्पशन है हमारा। तो कहाँ गया हमारा परफॉर्मा फॉर वर्किंग कैपिटल? ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा करंट असेट पर्टिकुलर रुपीस, लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटीज, लाइन टू लाइन जाएंगे और हर एक चीज को हम अब लाइन टू लाइन जाएंगे और हर एक चीज को हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम रखेंगे 3 महीने के कंजम्पशन पे। तो रॉ मटेरियल करंट एसेट बनेगा हमारा। रॉ मटेरियल हमारे कितने रुपए का है? वो है 8 लाख रुपए का, जिसको हम 3 महीने के कंजम्पशन पे रखेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय
3 मंथ बोला है तो डिवाइड बाय 12 मंथ, 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए। डन, पहला खत्म हो गया। दूसरा, क्रेडिट अलाउड फॉर अ डेटर्स 1.5 मंथ्स, और क्रेडिट अच्छा, डेटर अलाउ बाय 1.5 मंथ्स, और डेटर हमें कोस्ट पे लेना है। तो सेकंड चीज हमारा है डेटर एट कोस्ट। डेटर डेटर के लिए हम कितना अमाउंट लेंगे, 227, नहीं, डेटर के लिए हम लेंगे ये वाला अमाउंट 2,44,000। एक मिनट हो, गलत, 2275000 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 24,40,000। डन। तो डेटर्स हम वैल्यू करेंगे 24,40,000 पे। नहीं बोला होता तो अभी हम इसी पे ही वैल्यू करते हैं, 1.5 मंथ्स का है, डिवाइड बाय 12, 1.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका हो जाएगा 3,05,000। डन। तो ये भी हमारा हो गया। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर 4 मंथ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर नॉर्मल। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले हमने 8 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसके ऊपर गिनेंगे। ओके, इनटू कितना मंथ उससे बोला है 8 लाख के ऊपर, 4 मंथ्स, 4 डिवाइड बाय 12, और दूसरा हम क्या ले लेंगे जो हम ऐड करेंगे, दूसरा हमारा होगा ये 2 लाख रुपीज, तो प्लस 2 लाख रुपीज इंटू टू डिवाइड बाय 12, तो इन दोनों का, अरे 4 डिवाइड बाय 12 है, 4 डिवाइड बाय 12। ओके, तो 8 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 12 हमारा आ जाएगा 26,06,667, मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 12, 10 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आपका हो जाएगा 3,33,333। इसके लिए आप ले लो वर्किंग नोट 1, मैं वर्किंग नोट 1 में भी आपको ये समझा देता हूँ ताकि लोगों को लगे नहीं भाई कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता है। वर्किंग नोट 1, डेटर्स हम वैल्यू करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल पे, और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें तो कॉस्ट शीट से मिल जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारा कितना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है हमारा 8 लाख रुपए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कितने दिन का माल कंजम्पशन करता हूं, तो मैं 3 महीने का माल कंजम्पशन करता हूं, तो मुझे पूरे साल 8 लाख का माल की जरूरत है, और मैं 3 महीने का माल कंज्यूम करता हूं, तो क्या आएगा मेरे लिए, 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो मेरा ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज, तो ये 8 लाख प्लस 2 लाख, ओके, इज इक्वल टू 10 लाख। अब अपना ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, कोस्टिंग के सब्जेक्ट में ऐसे ही ढूंढते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन मेरा इतना है, मैं 3 महीने का मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट 1 से आपका 10 लाख आ जाएगा, पूरा ही आप यहाँ पे कर ही देना, डेटर्स इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका हो जाएगा 3,33,333 रुपीज। डन, 4 डिवाइड बाय 12 ही था ना, डन। तो ये हमारा डेटर्स का भी काम हो गया, अरे क्रेडिटर्स का भी काम हो गया। अब लेग इन पेमेंट ऑफ वेजिस 1 मंथ, 1 मंथ का हम लेग करते हैं पेमेंट ऑफ वेजिस, कौन सा, वेजिस का पेमेंट करने में हम 1 मंथ का लेग करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजिस होगा ये हमारा, वेजिस इन टोटल में है हमारा, लेबर ये रहा हमारा, डायरेक्ट लेबर 6 लाख रुपए, इंटू कितना, 1 मंथ का हम लेग करते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 12, तो 6 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा होगा 50,000 रुपये। लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1/2 मंथ, तो ओवरहेड का हमारा टोटल कितना है, पहले तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजिस, वहां पे ओवरहेड स्पेसिफाई नहीं बोले, तो हम क्या समझेंगे,
ये 6 लाख प्लस 6 लाख 12 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 60,000, इन सबका टोटल हम ले लेंगे। 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 60,000। ओके, एक बार फिर से बता देता हूं। लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड है उसका लेग हमारा होता है 0.5 मंथ से, मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारे ओवरहेड कहाँ कहाँ है, एक ये ओवरहेड है, एक ये ओवरहेड। 15 10 रुपए से, 3 और 1 रुपए से। यहाँ पे हमारा कितना था, 15 इंटू 14,000 के हिसाब से था। ये 16 इंटू 10,000, 35 इंटू 3 और 1 इंटू 16,000। तो वो सब यहाँ पे हमने लाके रख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 60,000। तो ये हमारा हो जाएगा 13,65,000 रुपये। 13,65,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका हो जाएगा 56,875, 56,875। डन। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। कैश हमें रखना है 60,000 रुपये। ये पॉइंट अभी हमारा बाकी है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो, कैश हमारा है 60,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने रख दिया कैश 60,000 रुपये। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी है। तो यहाँ अरे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है। तो यहाँ पे हम फिनिश गुड्स भी ले ही आएंगे। देखो फिनिश गुड्स के बारे में अंदर कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा है 3,25,000 का। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हम वहां पे ले जाए। ठीक है, सम इसके लिए नहीं बोलेगा। जब भी ऐसा यूनिट्स वाला सम होगा और आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा तो कभी भी सम नहीं बोलेगा। आपको पता होना चाहिए कि वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ वहां से यहाँ ट्रांसफर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा होगा टोटल ए। यहाँ पे हमारा होगा टोटल बी। टोटल ए हमारा कितना है, 2 लाख प्लस 3,25,000 प्लस 3,05,000 प्लस 60,000। तो ये आपका हो गया 8,90,000 रुपये। डन। टोटल बी हम देख लेते हैं, 3,3,3,3,3, 3,33,000, 3,33,330 प्लस 56,875 प्लस 50,000। तो ये आपका हो गया 4,40,208। तो हमें हमारा नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा -8,19,000। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा आपको 4,49,792, 4,49,792, जिसके अंदर मुझे प्रोविजनिंग करना है कंटिंजेंसी लाइबिलिटी का, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी लाइबिलिटी नहीं, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। तो मुझे मेरा नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी इज रिक्वायर्ड 10%। मुझे 10% प्रोविजन ऑफ कंटिंजेंसी चाहिए ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। क्या बोलना चाह रहा है, समझो। मुझे जो प्रोविजन यहाँ पे आएगा ना, वो प्रोविजन क्या होगा पता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इंटू 10%। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इंटू 10% नहीं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग प्रोविजन इंटू 10%। क्या यही बोला है यहाँ पे, देख लो। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी इज रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। तो हमारा प्रोविजन कैसे आएगा, जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो प्रोविजन इंटू 10%, ये वहां पे हमें रिक्वायरमेंट बोला गया है। हाँ, ओके, थोड़ी खांसी हो गई। ओके, तो ये क्या कहना चाहता है कि प्रोविजन इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन इंटू 10%। मैं इसको और डिटेल में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोविजन इज इक्वल टू जो हमने वर्किंग कैपिटल प्लस जो हमने ढूंढा है वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन इंटू 10%। राइट, प्रोविजन मुझे ढूंढना है। मैंने अभी एक वर्किंग कैपिटल ढूंढा है जिसके अंदर मुझे प्रोविजन ऐड करना है, वो कितना है 4,49,792, 4,49,792।
प्लस प्लस वो प्रोविजन, मुझे जो प्रोविजन ऐड करना है, तो मुझे मेरा फाइनल प्रोविजन मिल जाएगा इंटू 10%। ठीक है, प्रोविजन इज इक्वल टू 44979.2। ओके, 10% अगर मैं 10% को लिख दूं 0.1, तो 449792 इंटू 0.1 होगा, तो मेरा हो जाएगा 44979.2 प्लस 0.1 प्रोविजन। डन, ये हमारा हो जाएगा 44979.2 इज इक्वल टू 0.9 प्रोविजन। देन प्रोविजन इज इक्वल टू 44979.2 डिवाइड बाई 0.9, तो ये आपका हो जाएगा 49976 या 49976.88, तो ये आपका हो जाएगा 499777। डन, तो ये आपका आंसर आ गया 49977, 49977। इन दोनों को मैं टोटल कर दूं, 449792 प्लस 49977, तो ये आपका हो जाएगा 49769। ओके, अब आप 49976 का 10% करोगे ना, वहां पे क्या लिखा था, इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, तो आप इसका 10% करोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता देता हूं। ठीक है, ये तो है मेथड, अगर किसी को मैं जो मेथड बताऊं वो ना पता चले तो, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन 10%, मतलब ये 10% है, ये 100% है, तब ही तो ये इसका 10% होगा, तो फिर ये क्या हुआ, 90% हुआ। 449792 449792 90% है, तो 100% कितना होगा, तो डिवाइड बाई 90% इसको मैं कर दूं, तो मेरे को मिल जाएगा 449 डिवाइड बाई 90%, तो ये मुझे मिल जाएगा 499769, और इसका 10% करूं तो 49977। डन, आंसर मिल गया दोनों जगह से। तो दिस वन इज बेटर अप्रोच, इतना पूरा लिखो, ये लिख के करने की जरूरत नहीं है, दिस वन इज बेटर अप्रोच। इस ये 10% है, इसने क्या बोला भाई, नेटवर्किंग कैपिटल का ये 10% है, तो मैंने इसको 100% मान लिया, इसको 90% मान लिया, वन शॉट टोटल का आंसर निकला दोनों का, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा बन जाएगा हमारा प्रोविजन। डन डन, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 ऑल्सो डन। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, देखते हैं। ऐसा करते, इस लेक्चर को हम आज यहीं पे खत्म करते। अब हमारा है ना, 1 सेकेंड, मुझे है ना एक चीज देखनी है। हाँ, अब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बाकी रह जाता है, डबल शिफ्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डबल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। डबल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके ऊपर से लेके नीचे तक के सम चालू कर देंगे। इसमें है ना एक थोड़ा सा ग्लिच है इस वाली पीडीएफ के अंदर। सीन क्या है कि आपका जो है ना चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर 9 आपका जो बुक में है ना, अरे यार, डिलीट, आपका जो चैप्टर 9 है ना, उनको इन लोगों ने टोटल 5 यूनिट में बांटा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 5। सारे यूनिट के नाम भी मैं 1 मिनट है ना गूगल करके बता ही देता हूँ। ये इंटर स्टडी मटेरियल, ये इंटरमीडिएट कोर्स FM, मई 26 जनवरी 26। ओके, जो यूनिट 9 है ना, सबसे पहला है वर्किंग इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड यूनिट है इन्वेंट्री का, फोर्थ यूनिट है रिसीवेबल का, फिफ्थ यूनिट है हमारा पेएबल का, एंड 6 यूनिट है, सॉरी, यूनिट नंबर 6 हमारा है वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल का। तो जो आपका ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट,
सोर्स ऑफ फाइनेंस, ने ये ने वो ने फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट। तो ये वाला पार्ट आपका फुल्ली थ्योरी है। इन्वेंट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर इन लोगों ने क्या लिख दिया पता है? इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर एलिमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। ये रहा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज बीन डिस्कस इन अ डिटेल इन चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट, पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर द सेम। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर चला गया है कोस्टिंग के अंदर, चैप्टर 2 में। डन। कोस्टिंग के अंदर चैप्टर 2 में ये चला गया। रिसीवेबल और पेएबल का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का हमारा चैप्टर नंबर 4 है। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो हमने अभी कंटिन्यू हमारा चल रहा है। अब सीन क्या है कि ये तीनों चैप्टर है ना सेम पड़ जाते हैं हमारे। एक्चुअली में ये तीनों चैप्टर है ना, ये और ये सिंगल ही चैप्टर है आपकी मॉड्यूल पे। तो जब है ना मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया था ना चैप्टर को, आरटीपी एमटीपी को मैंने है ना तोड़ा था ना अलग अलग चैप्टर 3 4 एंड 5 में ले जाने के टाइम पे, तो क्या हुआ है कि चैप्टर 3 के कुछ सम चैप्टर 4 में चले गए और चैप्टर 4 के कुछ सम 5 में, मतलब कि चैप्टर के सम आगे पीछे हो गए। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 11 है ये वाला, ये कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट है। तो ऐसे आगे पीछे सम हो गए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद 2 या 3 लेक्चर में ऊपर से लेके नीचे तक के सारे कॉन्सेप्ट के सम देख लेंगे और कौन सा चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट है हम वहां पे उसको डाल भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग आगे के लेक्चर अब मिस मत करना, पीछे के लेक्चर अगर मिस किए तो सारे के सारे देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अराउंड अराउंड 1.5 घंटे का हमारा ये लेक्चर हुआ है। तो सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।